दोस्तों, किसी भी मुल्क की स्टैब्लिशमेंट उस मुल्क के 4 मेजर पावर डिवीजन से मिलकर ही बनती है, जिनमें उस मुल्क की जुडिशरी, मिलिट्री, सिविल ब्यूरोक्रेसी और मुल्क के बड़े बिजनेस इंटरप्राइजेज शामिल हैं। एक मुनज़्ज़म और मुतवाज़िन स्टैब्लिशमेंट मुल्क को बेहतर तरीके से चला सकती है। स्टैब्लिशमेंट का हर एलिमेंट अपनी अपनी डोमेन में रहकर मुल्क को कौम की खिदमत करता है। जुडिशरी मुल्क के आइन और कानून को प्रोटेक्ट करती है तो मिलिट्री मुल्क के दिफा को मजबूत बनाती है। इसी तरह सारा इंतजामी ढांचा मुल्क की सिविल ब्यूरोक्रेसी चलाती है और ये रूल ऑफ लॉ को सारे मुल्क में इम्प्लीमेंट करवाती है, जिससे मुल्क में एक साजगार माहौल पैदा होता है और मुल्क के बड़े बिजनेस इंटरप्राइजेज मुल्क की मौशी तरक्की में अपना किरदार अदा करते हैं। इसी तरह हर एक आज़ादाना तौर पर अपने अपने फ़रज़ बखूबी सर अंजाम देता है। इस्टेब्लिशमेंट का कोई एक इदारा किसी दूसरे इदारे के काम में मुदाखलत नहीं करता, जिससे मुल्क में ताकत का तवाज़ुन बरकरार रहता है। मगर बदकिस्मती से पाकिस्तान में ये तवाज़ुन बरकरार नहीं रह सका। इस ताकत के तवाज़ुन का झुकाव किसी एक तरफ ज्यादा हो गया और मुल्क का सारा निज़ाम दरहम बरहम होकर रह गया है। अंग्रेजी की एक कहावत है कि पावर फ्लोज थ्रू द बैरल ऑफ गन, यानी कि ताकत बंदूक की नाली से निकलती है। पाकिस्तान में भी सारी ताकतें पाकिस्तानी मिलिट्री के पास ही हैं। यही वजह है कि यहाँ पर स्टैब्लिशमेंट का मतलब भी मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट ही होता है। जैसा कि सबको मालूम है कि मिलिट्री में फैसला साजी का अख्तियार सिर्फ और सिर्फ एक शख्स के पास ही होता है, जो कि आर्मी चीफ है, या कभी कभी ये फैसले चंद अफराद मिलकर करते हैं। इसी वजह से हम कह सकते हैं कि मुल्क के सारे फैसले एक फर्द वाहिद या चंद अफराद मिलकर करते आए हैं और इन्हीं फैसलों के नतायज मुल्क के अवाम पिछले 75 सालों से भुगत रहे हैं। इसी फर्द वाहिद की मर्जी से ही मुल्क में 3 दफा मिलिट्री कू हो चुके हैं, जिसके नतीजे में मुल्क की तारीख के 75 सालों में कोई 35 साल का अरसा मिलिट्री ने आर्मी चीफ की सरबराही में मुल्क पर बराह रास्त हुकूमत की। आज हर पाकिस्तानी शहरी ये सोचने पर मजबूर है कि पाकिस्तान मिलिट्री को ये ताकतें कहाँ से मिलती हैं। आखिर वो कौन से अवामिल है जिनकी वजह से पाकिस्तान मिलिट्री आज इतना ज्यादा ताकतवर है। आज इस वीडियो में हम उन तमाम वजूहात को एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे। आपसे दरख्वास्त है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। अफवाज पाकिस्तान एक वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड हाईली डिसिप्लिन फोर्स के तौर पर पूरी दुनिया में अपनी पहचान रखती है। इसका मजबूत तंजीमी ढांचा और क्लियर चेन ऑफ कमांड इसको अपनी इफेक्टिवनेस और ऑपरेशनल सलाहियतों को बरकरार रखने के काबिल बनाता है। पाकिस्तानी मिलिट्री में तरबियत के दिनों से ही नज़्म ज़ब्त पर सख्ती से अमल दरामद करवाया जाता है। PMA यानी कि पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी का कुल, जिसमें सिपाहियों की इब्तदाई ट्रेनिंग होती है, वहाँ नज़्म ज़ब्त का एक मजबूत निज़ाम कायम है। सिपाहियों को हर हाल में ज़ाब्ता इखलाक की पासदारी करनी पड़ती है। चूंकि मिलिट्री के तमाम फैसलों का अख्तियार आर्मी चीफ के पास होता है, तो फौज का कोई भी सिपाही आर्मी चीफ को बाईपास नहीं कर सकता। सबको उनके फैसले मनो-अन तस्लीम करने पड़ते हैं। मिलिट्री ने नज़्म ज़ब्त की खिलाफ वर्जी और नाफरमानी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाई हुई है। पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेज एक्ट के तहत कोई भी फौजी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब पाया गया तो उसे मुलाजमत से बर्खास्तगी, कैदोबंद या फांसी तक की सजा भी सुनाई जा सकती है। यही वजह है कि पाकिस्तानी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट किसी भी दूसरे पाकिस्तानी इदारे की निस्बत वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड हाईली डिसिप्लिन इदारा है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 के मुताबिक अफवाज पाकिस्तान दुनिया की 7वीं बड़ी और ताकतवर तरीन फौज है, जिसके पास 6,50,000 से ज्यादा एक्टिव सोल्जर्स और 5 लाख से ज्यादा रिजर्व सोल्जर मौजूद हैं, जो किसी भी मुमकिन सिक्योरिटी खतरात का मौसर तरीन जवाब देने के लिए हमा वक्त तैयार रहते हैं। अगर मिलिट्री रिसोर्सेज की बात की जाए तो अफवाज पाकिस्तान 900 से 1000 तक मिलिट्री बेसिस रखती है, जिनमें 40 एयर बेसिस हैं। अगर एयर पावर की बात की जाए तो इसके पास टोटल 1413 एयरक्राफ्ट्स मौजूद हैं, जिनमें 363 फाइटर जेट्स, 90 अटैक टाइप्स, 59 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट्स, 550 ट्रेनर्स, 25 स्पेशल मिशन एयरक्राफ्ट्स, 4 टैंकर फ्लीट और 322 हेलीकॉप्टर शामिल हैं। अगर लैंड पावर की बात की जाए तो इसके पास 3442 टैंक्स, 77,471 मिलिट्री व्हीकल्स, 1225 सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी, 3345 टोड आर्टिलरी, 1000
1838 रॉकेट आर्टिलरी या MLRS यानी कि मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम मौजूद हैं। और इसी तरह अगर नेवल पावर की बात की जाए तो इसके पास 2 डिस्ट्रॉयर्स, 6 फ्रिगेट्स, 2 कॉर्वेट्स, 9 सबमरीन, 48 पेट्रोल वेजल्स और 3 माइन वारफेयर्स मौजूद हैं। और अगर न्यूक्लियर एसेट्स की बात की जाए तो सिप्री एयरबुक 2022 के मुताबिक पाकिस्तान के पास टोटल 165 न्यूक्लियर वेपन्स मौजूद हैं, जिनका मुकम्मल अख्तियार अफवाज पाकिस्तान के पास है। ये वो ताकत है जो पाकिस्तान मिलिट्री को मुल्क की सरहदों के बाहर दुनिया की 7वीं बड़ी और मजबूत तरीन फौज बनाती है और मुल्क के अंदर ताकतवर तरीन इस्टेब्लिश्ड इदारा जो किसी भी मुल्क इदारे, पार्टी, गिरोह या शख्स को अपने घुटनों पर ला सकता है। दोस्तों, पाकिस्तान के टोटल बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा हम अपने दिफा पर खर्च करते हैं। फिस्कल बजट 2022-23 में टोटल डिफेंस बजट 1523 अरब रुपए रखा गया, जो कि हमारे टोटल बजट 9502 अरब रुपए का 16.03% बनता है। जिसका मतलब ये हुआ कि हम अपनी आमदन के हर 100 रुपए में से तकरीबन 16 रुपए से ज़ायद हर साल अपने दिफा पर खर्च करते हैं, जो कि हमारे हेल्थ और एजुकेशन के एक्सपेंडिचर से कहीं ज़्यादा है। अगर रकबे की बात की जाए तो मुल्क के टोटल रकबे का एक सिग्निफिकेंट हिस्सा मिलिट्री ओन करती है, जिसको वो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस, मिलिट्री बेसेस, ट्रेनिंग फैसिलिटीज़, फायरिंग रेंजेस, कैंटोनमेंट्स और इसके अलावा एग्रीकल्चर, फार्मिंग, पार्क्स, क्लब्स, कमर्शियल वेंचर्स और हाउसिंग सोसाइटीज़ बनाने के लिए इस्तेमाल करती है। चूँकि इस हवाले से पब्लिकली डाटा मौजूद नहीं है तो मिलिट्री ओन्ड लैंड रिकॉर्ड के एग्जैक्ट नंबर बताना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। मगर डिफेंस एनालिस्ट डॉक्टर आयशा सिद्दीका ने अपनी किताब मिलिट्री इनकॉर्पोरेशन इनसाइड पाकिस्तान मिलिट्री इकोनॉमी में दावा किया है कि पाकिस्तान आर्मी मुल्क के टोटल रकबे के 12% की मालिक है, जो तकरीबन 2,36,00,000 एकड़ रकबा बनता है, जिसमें से 2/3 लैंड मिलिट्री के सीनियर ऑफिसर्स ओन करते हैं। इसीलिए पाकिस्तान आर्मी को इंटरनेशनल मीडिया में पाकिस्तान बिगेस्ट लैंड ग्रैबर कहकर ट्रोल किया जाता है और ये भी कहा जाता है कि पाकिस्तान आर्मी लव्स लैंड मोर देन इट्स मदरलैंड। दोस्तों, अफवाज पाकिस्तान दुनिया की वो वाहिद फौज है जो दिफा के साथ साथ प्राइवेट बिजनेस रन करती है। अफवाज पाकिस्तान फूड से लेकर सिक्योरिटी, एग्रीकल्चर एंड लाइफ स्टॉक फार्मिंग, शुगर मिल्स, फर्टिलाइजर्स एंड सीमेंट फैक्ट्रीज, फ्यूल्स एंड पावर सेक्टर्स, शू एंड वूलन, बैंक्स एंड इंश्योरेंस कंपनीज, हेल्थ एंड एजुकेशन, रेस्टोरेंट्स एंड रियल एस्टेट और दीगर तरह के दर्जनों कारोबार करती है। पाकिस्तान मिलिट्री जो बिजनेस रन करती है उनमें बड़े नाम आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट, फौजी फाउंडेशन, शाहीन फाउंडेशन, DHA यानी कि डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी, FWO यानी कि फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन, NLC यानी कि नेशनल लॉजिस्टिक सेल, कैडेट कॉलेज सिस्टम, आर्मी पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज सिस्टम और फौजी फाउंडेशन मॉडल स्कूल सिस्टम वगैरह शामिल हैं। दोस्तों, 2016 में सेनेट को फराम की गई रिपोर्ट के मुताबिक फौज के ज़ेरे इंतजाम मजमूई तौर पर 50 से ज़्यादा कमर्शियल इदारे चलाए जा रहे हैं। मुल्क के 8 बड़े शहरों में डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटीज़ कायम की गई हैं, जिसमें DHA एंड DHA सिटी कराची, DHA रावलपिंडी एंड इस्लामाबाद, DHA लाहौर, DHA गुजरांवाला, DHA मुल्तान, DHA बहावलपुर, DHA पेशावर और DHA क्वेटा शामिल हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट सबसे ज़्यादा 16 इदारे चला रहा है, जिसमें आर्मी वेलफेयर शुगर मिल बदीन, अस्करी प्रोजेक्ट ऑफ शू एंड वूलन लाहौर, आर्मी वेलफेयर मेस एंड बिल्यू लगून रेस्टोरेंट रावलपिंडी, अस्करी जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड रावलपिंडी, अस्करी एविएशन सर्विस रावलपिंडी, माल पाकिस्तान लिमिटेड कराची, अस्करी गार्ड्स प्राइवेट लिमिटेड, अस्करी फ्यूल्स, अस्करी सीड्स उकाड़ा, अस्करी इंटरप्राइजेज रावलपिंडी, फौजी सिक्योरिटी सर्विसेज, अस्करी अपैरल लाहौर और अस्करी लगून फैसलाबाद नुमायां हैं। इसके अलावा फौजी फाउंडेशन के मातहत 15 इदारों में फौजी सीरियल्स, फाउंडेशन गैस, फौजी फर्टिलाइजर कंपनी लिमिटेड, फौजी सीमेंट कंपनी लिमिटेड, फौजी ऑयल टर्मिनल एंड डिस्टिलरी कंपनी लिमिटेड, फौजी कबीरवाला पावर कंपनी लिमिटेड, फौजी पावर कंपनी डहरकी लिमिटेड, अस्करी सीमेंट लिमिटेड, अस्करी बैंक लिमिटेड, फाउंडेशन विंड एनर्जी 1 एंड 2 लिमिटेड, नून पाकिस्तान लिमिटेड लाहौर, फौजी मीट लिमिटेड, फौजी फर्टिलाइजर बिन कासिम लिमिटेड, फौजी अकबर पारशा मरीन टर्मिनल लिमिटेड कराची और पाकिस्तान मैरोक फास्फोर मोराको शामिल हैं।
اور اسی طرح شاہین فاؤنڈیشن 11 مختلف اداروں کا انتظام چلا رہی ہے، جن میں شاہین ایئرپورٹ سروسز، شاہین ایرو ٹریڈرز، شاہین نیٹ ویئر، شاہین کمپلیکس کراچی، شاہین کمپلیکس لاہور، شاہین میڈیکل سروسز، ہاک ایڈورٹائزنگ، فضائیہ ویلفیئر ایجوکیشن سکول سسٹم، سیپس ایویشن کالج، ایئر ایگل ایویشن اکیڈمی اور شاہین ویلفیئر ہاؤسنگ سکیم پشاور شامل ہیں۔ دوستو، یہ وہ ڈیٹا ہے جو 2016 میں پاکستان سینٹ کو پرووائیڈ کیا گیا۔ اس کے بعد کتنے بزنسز کھڑے کیے گئے، اس کا بدقسمتی سے کوئی بھی پبلکلی آفیشل ڈیٹا موجود نہیں ہے۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق پاکستانی ملٹری کے بزنس انٹرپرائزز کی ٹوٹل مارکیٹ ویلیو 25 بلین US سے زیادہ ہے، جو پاکستانی روپے میں تقریباً 7250 ارب روپے سے زائد بنتی ہے۔ اس کے علاوہ ملٹری بزنسز ہر سال حکومت پاکستان سے تقریباً کوئی 200 سے 300 ارب روپے کی ٹیکس چھوٹ، سبسڈیز اور مراد حاصل کرتے ہیں۔ یہاں سوچنے کی بات یہ ہے کہ پاکستان جیسا غریب ملک، جس کے سٹیٹ اونڈ ادارے جیسا کہ PIA، پاکستان سٹیل ملز، پاکستان ریلویز اور PSO وغیرہ کا دیوالیہ نکل چکا ہے، ملک کی اکانومی تباہ ہو گئی ہے، تو صرف ایک ادارہ فائنانشلی طور پر اتنا زیادہ سٹرونگ کیسے ہو گیا؟ یہی وجہ ہے کہ جب ایک ادارہ فائنانشلی طور پر اتنا زیادہ سٹرونگ ہوگا تو طاقت بھی اسی کے پاس ہوگی۔ وہ اپنے پیسے کے بل بوتے پر کسی کو بھی لالچ دے کر اپنے ساتھ شامل کر سکتا ہے۔ اسی وجہ سے انٹرنیشنل نیوز میں پاکستان آرمی کو لے کر یہ ہیڈ لائن بنتی ہے کہ پاکستان آرمی ناٹ اونلی رنز دا کنٹری، اٹ اونز اٹ۔ دوستو، پاکستان ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو جو چیز سب سے زیادہ مضبوط بناتی ہے وہ ہے اس کا اسٹرانگ انٹیلیجنس نیٹ ورک، جس میں سب سے نمایاں پاکستان کی پریمیئر انٹیلیجنس ایجنسی ISI یعنی کہ انٹر سروسز انٹیلیجنس ہے۔ ISI پولیٹیشنز، بیوروکریٹس، ججز، میڈیا پرسنز اور دوسرے حکومتی عہدیداروں پر نظر رکھتی ہے۔ یہ ان کی سیاسی اور کاروباری سرگرمیوں، فائنانشل irregularities جیسا کہ رشوت، کرپشن اور منی لانڈرنگ وغیرہ، اور حتیٰ کہ پرائیویٹ لائف پر بھی نظر رکھتی ہے۔ اسی انٹیلیجنس کی وجہ سے ہی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو اپنے اپوننٹس کی ہر موو کا پہلے ہی پتہ لگ جاتا ہے، جس سے وہ اپنی کاؤنٹر اسٹریٹجی ترتیب دیتی ہے۔ جو بھی ان کے خلاف کھڑا ہوتا ہے تو یہ اسی ڈیٹا کی وجہ سے ہی اسے بلیک میل کر کے خاموش کروا دیتے ہیں۔ ISI پر ہر دور میں الیکشن میں دھاندلی کرانے، پولیٹیشنز کو ڈرانے دھمکانے، پولیٹیکل پارٹیوں کو توڑ کر نئی پارٹیاں بنانے، مسنگ پرسنز، ججز کو بلیک میل کرنے اور میڈیا پرسنز کو ڈرانے دھمکانے کے الزام لگتے آئے ہیں۔ ISI پر یہ بھی الزام ہے کہ اس نے 1990 میں بے نظیر بھٹو کی پیپلز پارٹی کے خلاف IJI یعنی کہ اسلامی جمہوری اتحاد کو کھڑا کیا۔ 1990 کے الیکشن کو مینج کر کے کھلم کھلا دھاندلی کی گئی، جس کے نتیجے میں IJI کو 207 میں سے 111 سیٹوں پر برتری حاصل ہوئی، اور اس طرح رائٹ ونگ کے سیاستدان میاں محمد نواز شریف ملک کے وزیر اعظم بن گئے۔ یہی وجہ ہے کہ ISI کو ڈیپ اسٹیٹ اور اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ کہا جاتا ہے۔ کہنے کو تو جمہوریت اور انسانی حقوق USA کی فارن پالیسی کے بنیادی پہلو ہیں۔ USA خود کو جمہوریت، جمہوری اقدار، رول آف لا اور انسانی حقوق کا ضامن بتاتا ہے اور پورے ورلڈ میں اس کے لیے آواز اٹھاتا ہے، مگر پاکستان کے معاملے میں اس کا رویہ منافقانہ رہا۔ اس نے پاکستان کے ہر فوجی آمر کو سپورٹ کیا۔ جب بھی پاکستان میں فوجی مارشل لا کے ذریعے حکومت آئی، پاکستان اور USA کے تعلقات تاریخی نوعیت کے رہے، چاہے وہ 1958 سے لے کر 1969 تک جنرل ایوب خان کا دور رہا، یا وہ 1977 سے لے کر 1988 تک جنرل ضیاء الحق کے مارشل لا کا دور، اور یا وہ 1999 سے لے کر 2008 تک جنرل پرویز مشرف کا دور رہا۔ USA نے ان کی ہر طرح سے فائنانشل اور پولیٹیکل سپورٹ کی، بلکہ USA پر تو الزام لگتا ہے کہ پاکستان میں 3 دفعہ جمہوری حکومتوں کو اسی کی مرضی سے ہی گرایا گیا۔ کبھی بھی جمہوری حکومتوں کے ساتھ USA کے تعلقات بہتر بن ہی نہیں سکے۔ شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ جمہوری حکومتیں USA کی ہر جائز ناجائز پالیسی کو اس طرح آگے لے کر نہیں چلتی تھی جس طرح فوجی جنرل لے کر چلتے تھے، اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان کی جمہوری حکومتوں کو USA کی سینکشنز کا بھی سامنا رہا۔ USA نے پاکستان کو اب تک تقریباً کوئی $30 بلین ایڈ کی مد میں دیے، جس میں آدھی سے زائد ملٹری ایڈ شامل ہے۔ USA کی اسی فائنانشل اور پولیٹیکل سپورٹ نے ہی پاکستانی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو مضبوط بنایا، اور وہ بار بار پاکستان کی سیاست میں مداخلت کرتی آئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ کے 75 سالوں میں کوئی 35 سال کا عرصہ ملٹری نے پاکستان پر براہ راست حکومت کی۔
किसी भी खित्ता अर्ज पर हुकूमत करने और लोगों को अपने साथ मिलाने के लिए वहाँ की इंफॉर्मेशन पर कंट्रोल हासिल करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मीडिया के ज़रिए से ही लोगों के इमेज बिल्ड होते हैं और बयानिए बनाए जाते हैं। इसी अहमियत को मद्देनज़र रखते हुए पाकिस्तानी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने शुरू से ही मीडिया पर अपना कंट्रोल बनाए रखा। ये कंट्रोल या तो डरा धमका कर हासिल किया गया या मीडिया एड्स के बहुत बड़े बड़े कंट्रैक्ट देकर, क्योंकि पाकिस्तानी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट मुल्क का ताकतवर तरीन इदारा होने के साथ साथ मुल्क के बड़े इश्तहारात देने वालों में से एक है और मीडिया की आमदन का एक बहुत बड़ा हिस्सा इन्हीं इश्तहारात पर मुनहसर करता है। यही वजह है कि बहुत से मीडिया मालिकान अपने ज़ाती फवायद हासिल करने के लिए मिलिट्री के बयानिए को लेकर चलते हैं और फौज के हक में राय आमा हमवार करते हैं, जिसकी वजह से फौज की इक़्तिदार पर गिरफ्त मजबूत होती है। अपोनेंट्स को शदीद किस्म के सेंसरशिप का सामना करना पड़ता है, उनकी नशर व अशात पर गैर एलानिया पाबंदी लगा दी जाती है, उनके बयानिए को काउंटर किया जाता है। मीडिया पर्सन्स और मीडिया चैनल्स को अपने साथ मिलाकर उनके खिलाफ मौसर मीडिया कैंपेन चलाई जाती है और इसी तरह उनको पाकिस्तान के अवाम की नज़र में गदार वतन, चोर, दहशतगर्द और माफिया वगैरह डिक्लेयर करवा दिया जाता है। जो सहाफ़ी या मीडिया चैनल मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसी की अगेंस्ट रिपोर्टिंग करता है तो उसको पाबंदियों का सामना करना पड़ता है। उनके खिलाफ बेबुनियाद और झूठे केसेस बनाकर जेल में बंद करवा दिया जाता है। उनको शदीद किस्म की जहनी अजियत का सामना करना पड़ता है। उनको हिरासा किया जाता है, किसी को अगवा करके तशद्दुद किया जाता है या फिर कत्ल तक करवा दिया जाता है। दोस्तों, हमारे मुल्क की बदकिस्मती ये भी है कि यहाँ बड़े बड़े सहाफ़ी हजरात और मीडिया मालिकान अपने ज़ाती मफाद और बड़े बड़े ओहदों के हुसूल के लिए अपनी सीवी हाथ में लेकर खुद को पेश करने और इस्टेब्लिशमेंट का माउथ पीस बनने के लिए लाइन में खड़े रहते हैं। कभी एक ग्रुप इस्टेब्लिशमेंट का माउथ पीस बना होता है और दूसरे को पाबंदियों का सामना होता है, तो कभी दूसरा ग्रुप ये काम बाखुशी सर अंजाम दे रहा होता है। पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी में मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का एक सिग्निफिकेंट रोल रहा है, बल्कि अगर यूं कहा जाए कि पाकिस्तान के खारजा ताल्लुकात की मंजिलें ही मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने चूज़ की हैं तो गलत ना होगा। चाहे वो जनरल अयूब का कोल्ड वार के दौरान यूएसएसआर पर यूएसए को तरजीह देना और खुद को उनके मकासद के लिए पेश करना, या वो जनरल ज़ियाउल हक का सोवियत अफगान वार में यूएसए का इत्तेहादी बनकर मुजाहिदीन तैयार करना और मुल्क में असलहा कल्चर को आम करना जिसके असरात से मुल्क आज तक नहीं निकल सका, या वो जनरल मुशर्रफ का यूएसए की वार ऑन टेरर में खुद को धकेल देना और किराए की बंदूक बनना, जिसका पाकिस्तान और पाकिस्तान के लोगों से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं था। यहाँ रिकॉर्ड पर लाने के लिए ये बताते चले कि इस वार ऑन टेरर में पाकिस्तान ने 80,000 से ज्यादा मासूम जिंदगियों की कुर्बानियां दी और एक महतात अंदाजे के मुताबिक 110 बिलियन यूएस डॉलर से ज्यादा मुल्क की मईशत का नुकसान अलग से किया। इसके बावजूद यूएसए ने हम पर टेरर फाइनेंसिंग स्टेट का टैग लगा दिया, जिसको धोने के लिए शायद हमें 2 से 3 दिहाइयां लग जाएं। पाकिस्तान में ये राय आम है कि पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर GHQ की मंजूरी से बनता है। इसके अलावा आर्मी जनरल दूसरे मुल्कों के सियासी दौरे अलग से करते रहते हैं और इसके अलावा दूसरे ममालिक के वफूद GHQ में आर्मी चीफ से सियासी मुलाकातें करने आते रहते हैं। यही वजह है कि इंटरनेशनल वर्ल्ड वजीर-ए-आज़म हाउस की बजाय GHQ को ज्यादा अहमियत देती है और आर्मी चीफ को मुल्क के वजीर-ए-आज़म से ज्यादा अहमियत मिलती है, जिससे मुल्क में जमहूरियत कमजोर होती है और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट मजबूत होती है। दोस्तों, किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए उसके इदारों का मजबूत होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जब इदारे अपने आप में मजबूत होते हैं तो वो किसी भी दूसरे इदारे या शख्स को खुद पर असर अंदाज नहीं होने देते। इदारों का मजबूत होना मुल्क में ताकत के तवाज़ुन को बरकरार रखता है। आज़ाद और खुद मुख्तार अदलिया मुल्क में आइन को प्रोटेक्ट करती है। अदालतों के सामने सबको जवाबदेह होना पड़ता है। कोई भी शख्स या इदारा मुल्क के आइन और कानून से ऊपर नहीं होता। इसी तरह मुल्क का आइन साज इदारा यानी कि पार्लियामेंट, जो कि सुप्रीम इदारा है, जब वो अपने आप में मजबूत होता है तो वो लोगों के मफाद के लिए कानून साजी करता है। मुंतखब नुमाइंदगान पार्लियामेंट के फोरम से मुल्क और कौम के मफाद के लिए पॉलिसीज बनाते हैं। जब मुल्क का पार्लियामेंट मजबूत होता है तो कोई भी इदारा या इंडिविजुअल उस पर असरअंदाज होकर अपनी मर्जी की कानून साजी नहीं करवा सकता। इसी तरह जब मुल्क का इलेक्शन कमीशन मजबूत होता है तो कोई भी इलेक्शन को मैनेज नहीं कर सकता। इलेक्शन कमीशन लोगों के हक के खुद इरादियत की हिफाजत करता है और उसी को ही हुकूमत करने का अख्तियार
ملتا ہے جس کو ملک کے عوام منتخب کرتے ہیں، اور اسی طرح جب ملک کی سول بیوروکریسی مضبوط ہوتی ہے تو ملک کا انتظامی ڈھانچہ لوگوں کے مفاد کے لیے کام کرتا ہے۔ رول آف لا کو پورے ملک میں بہتر طریقے سے نافذ العمل کیا جاتا ہے، جس سے ملک میں گورننس کا نظام بہتر ہوتا ہے، اور جب احتساب کا ادارہ مضبوط ہوتا ہے تو وہ کسی کو بھی کرپشن نہیں کرنے دیتا۔ وہ ہر کسی کی مالی سرگرمیوں پر نظر رکھتا ہے اور کسی بھی تفریق کے بغیر سب کا احتساب یقینی بناتا ہے، اور ایسے ہی باقی سب ادارے اپنی اپنی ڈومین میں رہ کر ملک و قوم کی خدمت کرتے ہیں۔ مگر بدقسمتی سے پاکستان میں ایسا نہیں ہے۔ یہاں ایک ادارہ یعنی کہ پاکستانی فوج اتنا زیادہ طاقتور ہے کہ وہ باقی سب اداروں کو اپنے کنٹرول میں لیے ہوئے ہے۔ پاکستان میں جوڈیشری آزاد اور خود مختار نہیں ہے۔ مختلف ادوار میں سپریم کورٹ کے ججز پر اثر انداز ہو کر ان سے اپنی مرضی کے فیصلے دلوائے گئے۔ ہمیشہ سے جوڈیشری کا کردار متنازع رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان کی عدالتیں ورلڈ جسٹس پروجیکٹ رول آف لا انڈیکس 2022 کے مطابق دنیا کے 140 ملکوں میں سے 129ویں نمبر پر ہیں۔ اسی طرح ملک کا آئین ساز ادارہ بھی ملک و قوم کے مفاد کے لیے قانون سازی اور پالیسیز بنانے میں ناکام رہا۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان بھی اپنا کام ٹھیک نہیں کر رہا۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ کے 75 سالوں میں کوئی بھی الیکشن ایسا نہیں ہوا جو متنازع نہ بنا ہو اور اس میں دھاندلی کے الزامات نہ لگے ہوں۔ ملک کا احتساب کا ادارہ بھی سیاسی جوڑ توڑ اور پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے استعمال ہوتا آ رہا ہے۔ آج تقریباً ملک کے تمام ادارے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے اثر و رسوخ کے نیچے دبے ہوئے ہیں، یہاں تک کہ ملک کے بیشتر اداروں کے سربراہان بھی ریٹائرڈ ملٹری آفیسرز ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ملٹری کی جڑیں ملک کے ہر ادارے تک پھیلی ہوئی ہیں اور ہر ادارہ اس کی پالیسیز کو آگے لے کر چلتا ہے۔ پاکستان میں ایک مضبوط رائے یہ بھی پائی جاتی ہے کہ ملٹری نے ملک کے باقی تمام اداروں کو دانستہ طور پر کمزور کیا تاکہ ملک کے نظام پر اس کا کنٹرول ایک لمبے عرصے کے لیے قائم رہ سکے۔ دوستو، پاکستانی ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہر دور میں اپوزیشن کو طاقت کے زور پر دبا کر رکھتی آئی ہے۔ ان کے خلاف وہی ٹیپیکل کلونیل دور کی طرح جھوٹے کیسز بنائے جاتے ہیں، عدالتوں میں ان کو گھسیٹا جاتا ہے اور ان کے خلاف اپنی مرضی کے فیصلے دلوائے جاتے ہیں۔ سیاسی جماعتوں کے کارکنوں کو ہراساں کیا جاتا ہے، انہیں گرفتار یا اغوا کر کے فزیکل اور مینٹل ٹارچر کیا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے پاکستان کی پریمیئر انٹیلیجنس ایجنسی ISI پر بارہا مسنگ پرسنز کے الزامات لگتے آئے ہیں۔ اس کے علاوہ جب سے نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو یعنی کہ نیب بنا ہے تو اس کے ذریعے اپوزیشن پر بے بنیاد کرپشن کے کیسز بنا کر ان کو بلیک میل کیا جاتا ہے۔ نیب پر الزام ہے کہ یہ ادارہ نہیں ہے بلکہ یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن اور پولیٹیکل انجینئرنگ کا ایک ٹول ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا خوف پورے پاکستان میں پھیلا ہوا ہے۔ کوئی بھی جماعت یا فرد اس کے خلاف کھڑا ہونے، اس کے خلاف لکھنے یا اس کے خلاف بولنے سے گریز کرتا ہے، کیونکہ پچھلے 75 سالوں میں جہاں پر بھی احساس محرومی سے تنگ آ کر انقلابی سوچ نے جنم لیا، اس کو طاقت کے زور پر دبا دیا گیا۔ ایسٹ پاکستان کے لوگوں نے اسی احساس محرومی سے تنگ آ کر بھارت کی مدد سے اپنا الگ وطن بنگلہ دیش بنا لیا۔ پاکستان کی ہر حکومت، عدالتیں، سول بیوروکریسی، بزنس انٹرپرائزز اور سیاسی پارٹیاں اپنی بقا کے لیے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں، اور یہی رویہ ملٹری کو مضبوط بناتا ہے۔ پاکستان بنا تو مسلم لیگ کے پاس قائد اعظم محمد علی جناح کے علاوہ کوئی بھی اتنا زیادہ مضبوط کردار اور سیاسی بصیرت کا حامل سیاسی رہنما نہیں تھا، کیونکہ قائد اعظم محمد علی جناح قیام پاکستان کے اگلے سال ہی چل بسے اور ان کے بعد پاکستان کو کوئی ایسی سیاسی لیڈرشپ مہیا نہیں ہو سکی جن پر پاکستان کے عوام کا مکمل اعتماد ہو، تو ایک خلا پیدا ہو گیا جس خلا کو ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے پورا کیا۔ اس کے بعد جتنے بھی سیاسی لیڈر آئے، یا تو وہ حادثاتی طور پر بن گئے یا ماروثی سیاست کے نتیجے میں، یا وہ اسٹیبلشمنٹ کے کاندھوں پر سوار ہو کر آئے، چاہے وہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب ہوں جن کو اسٹیبلشمنٹ نے پروان چڑھایا اور شیخ مجیب الرحمان کی عوامی لیگ کے اگینسٹ لانچ کیا، یا وہ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ جن کو پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت وراثت میں مل گئی، یا وہ نواز شریف صاحب ہوں جن کو جنرل ضیاء الحق کی اسٹیبلشمنٹ نے پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف کھڑا کیا اور ملک کی مختلف سیاسی پارٹیوں کو توڑ کر ان کو ایک سیاسی پارٹی بنا کر
दी गई, और या वो इमरान खान साहब जिनको मुल्क में तीसरी पार्टी की अशद ज़रूरत के नज़रिए की वजह से मौका मिल गया। इसके अलावा सियासी जमातों के अंदर जमहूरियत और जमहूरी रवैयों का फुकदान भी इनकी कमज़ोरी की एक वजह है। मरूसी सियासत के कल्चर ने भी सियासत और जमहूरियत को बहुत नुकसान पहुँचाया है। सियासी कैदीन के ज़ाती मफाद, करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग, सियासी बसीरत का फुकदान और आमराना सोच ने भी इनकी साख को बहुत मुतासर किया। इसके अलावा मुश्किल वक्त में इनका पार्टी और मुल्की मफाद पर ज़ाती मफाद को तरजीह देकर आबरू से डील करके मुल्क से भाग जाने की पॉलिसी ने भी अवाम को सियासत और जमहूरियत से बहुत मायूस किया। ये अपने झगड़े खुद बैठ कर नहीं निपटाते, ये पार्लियामेंट को अहमियत नहीं देते। जब ये अपोजिशन में होती हैं तो ये सिविलियन बालादस्ती, आज़ादी इजहार राय, वोट को इज़्ज़त दो, इख्तलाफ राय को बर्दाश्त करना, इंसानी हकूक़ की हिफाजत जैसे स्लोगन उठाए होते हैं। मगर जैसी इक़्तिदार में आते हैं ये सब इनको भूल जाता है और ये सिविलियन आमिर बन जाते हैं। इन सब रवैयों की वजह से जमहूरियत, सियासत, सियासी पार्टियों और सियासी कैदीन की साख को बहुत नुकसान पहुंचा है, जिसका एस्टेब्लिशमेंट ने बहुत खूब फ़ायदा उठाया और वो मजबूत से मजबूत तार होती चली गई। दोस्तों, ये तज्जिया किसी शख्स या इदारे को निशाना बनाने के लिए नहीं किया गया, न ही इसका मकसद किसी की दिल आज़ारी करना है। ये तनकीद इस्लाह के लिए की गई। इसका मकसद सिर्फ अपनी माजी की गलतियों से सबक सीखना है। अगर हम अपनी माजी की गलतियों से सबक हासिल करें, मुल्क के तमाम इदारे अपने अपनी डोमेन में रहकर मुल्क व कौम की खिदमत करें, पार्लियामेंट मुल्क व कौम के मफाद के लिए कानून साजी करे और ऐसी पॉलिसीज बनाए जिससे मुल्क में खुशहाली आए, मुल्क की अदालतें गैर जानिबदार होकर अपना काम बखूबी सर अंजाम दें और मुल्क में इंसाफ की फरहमी को यकीनी बनाएं, एहतसाब का निज़ाम बगैर किसी जानिबदारी से सबका एहतसाब करे, मिलिट्री सियासत में मदाखलत छोड़कर अपनी सारी एनर्जी मुल्क के दिफा पर लगाए, इलेक्शन कमीशन शफाफ इंतखाबात को यकीनी बनाए, पाकिस्तान के लोगों के हक के खुद इरादियत की हिफाजत करे, सिविल ब्यूरोक्रेसी मुल्क में गवर्नेंस के निज़ाम को बेहतर बनाने में अपना किरदार अदा करे, मुल्क का मीडिया किसी एक साइड की तरफदारी की बजाय मुल्क व कौम के मफाद को सामने रखकर अपनी आज़ादी इजहार राय का अहसन तरीके से इस्तेमाल करें, मुल्क की सियासी पार्टियां और सियासी रहनुमा मुल्क के मफाद को ज़ाती मफाद पर तरजीह दें, मुल्क में जमहूरियत और जमहूरी अक़दार का पास रखा जाए, लोगों के इंसानी हुकूक की हिफाजत की जाए, हम सब शहरी अपनी अपनी जिम्मेदारियां बाखूबी निभाएं, कोई भी खुद को मुल्क के आइन और कानून से बालातर ना समझे तो वो दिन दूर नहीं जब हम भी दुनिया के बाकी खुशहाल और तरक्की याफ्ता मुल्कों की दौड़ में शामिल हो जाएं। आइए हम सब अहद करें कि हम सब आइन और कानून की पासदारी करते हुए अपनी सारी एनर्जी अपने ज़ाती मफाद की बजाय मुल्क और कौम के मफाद में खर्च करेंगे और खुद को दुनिया में एक अजीम कौम के तौर पर साबित करेंगे। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।